नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। हमने आपसे वादा किया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की जीवनी से जुड़ी छोटी छोटे तथ्यात्मक कहानियाँ, विश्लेषणात्मक कहानियाँ, उनके जीवन से जुड़े वो सारे परिचय कि कैसे वो महिलाओं को प्रमोट करते थे, कैसे सामाजिक समरसता को वो अपना मुख्य लक्ष्य मानते थे, कैसे उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और कैसे हिंदुस्तान को एकजुट रखने के लिए, हिंदुस्तान को, इस भारत को, उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया था। ऐसी छोटे छोटे तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ, कहानियों के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। हमने बताया था कि ब्रिटिशर्स के साथ वो किस तरह से अपने आप को झोंके हुए थे और उनका एक ही लक्ष्य था कि आज़ादी की लड़ाई में वो जमकर कूद पड़े और भारत को एक स्वतंत्र भारत बनाए, शिवाजी के स्वराज को वो हासिल करके रहें। अब आपको बताने जा रहे हैं कि ये बात उस समय की है जब वो अपने कलकत्ता के प्रवास पे थे, उस समय में वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। जन सेवा केशव बलिराम हेडगेवार के लिए हमेशा से ही एक प्रथम कार्य रहा था, यहाँ तक कि उनके कलकत्ता प्रवास के दौरान भी जुनून से भरा ये कार्य वो करते रहे थे। उस समय बंगाल में हिंदू मुसलमान के दंगे आम बात थी और अक्सर हिंदुओं को भी ही इसका शिकार होना पड़ता था। अपने मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने एक सेवा दल का निर्माण किया जो दंगों के दौरान घायल हिंदुओं की सेवा करता था, उन्हें अस्पताल ले जाने का कार्य करता था तथा इस दौरान उनके घरों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाता था। वर्ष 1913 में बंगाल में ज़बरदस्त बाढ़ आई। केशव बलिराम हेडगेवार रामकृष्ण मिशन द्वारा चलाए गए राहत कार्य के लिए एक स्वयंसेवी समूह के तौर पे शामिल हो गए। वे बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए नाव से निरंतर घूम घूम कर उन्हें दवा और खाने की आपूर्ति कर रहे थे। उन दिनों की बात करते हुए वेंकटरमन, जो उस दल के एक सदस्य रहे थे और बाद में मद्रास में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता बने, अपनी डायरी में लिखते हैं, हेडगेवार ने ज़बरदस्त उत्साह के साथ अथक प्रयत्न किए और 24 घंटे काम किया। उसके कार्य करने की क्षमता शानदार थी। केशव ने बंगाल और राष्ट्रवादियों के साथ काफ़ी निकटता बना ली थी। उनमें से दो विशेष रूप से उनके परम मित्र बन गए, श्याम सुंदर चक्रवर्ती और मौलवी लियाकत हुसैन। चक्रवर्ती बर्मा में एकांत काल कोठरी में सजा काटने के बाद वर्ष 1910 में कलकत्ता वापस आए थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए सजा दी थी। वो प्रतिवासी संध्या और वंदे मातरम के लिए नियमित रूप से लेख लिखते थे। उनके लेख इतने ज़बरदस्त होते थे कि ब्रिटिश सरकार उन्हें बर्मा की लोगों में एक उत्साह जागता था अपने देश की आज़ादी में कूद पड़ने के लिए, और इन सब को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया था बर्मा में। चक्रवर्ती इतने गरीब थे कि उनके पास पहनने के लिए सिर्फ एक जोड़ी धोती थी और वो नंगे पांव रहते थे। पर छात्रावासों में उनके भाषण ने राष्ट्रवाद की लहर को कुछ ऐसे पैदा किया था कि केशव बलिराम हेडगेवार भी उनके मुरीद हो गए थे। केशव तथा उनके मित्रों ने चक्रवर्ती की वित्तीय आवश्यकता को ध्यान में रखा और उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था हमेशा कर दिया करते थे। उनकी बेटी के विवाह पर केशव बलिराम हेडगेवार, डॉक्टर हेडगेवार की मैं बात कर रही हूँ, जो संघ संस्थापक रहे हैं, उन्होंने सारे कार्य अपनी निगरानी में पूरे किए थे। मौलवी लियाकत हुसैन लोकमान्य तिलक के एक समर्पित समर्थक थे और उन्होंने स्वदेशी की शपथ ली थी। वो स्वयं बहुत कम पैसों में गुजारा करते थे, मगर उन्होंने गरीबों की ज़रूरतों के लिए धन संग्रह करने के लिए अथक प्रयत्न किए। जो धन एकत्र करते थे उससे गरीब छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रबंध होता था तथा उनकी स्कूली फीस भरी जाती थी। सार्वजनिक सभाओं के आयोजन में जो खर्च होते थे वो भी इन्हीं पैसों से होते थे। मौलवी लियाकत हुसैन एक स्वदेशी वस्तु भंडार भी चलाते थे जिसका नाम था कुबेर वस्तु भंडार।
वे एक बार बीमार पड़े तो केशव हरदम उनके साथ रहकर 2 महीने तक उनकी सेवा शुश्रूषा की, जब तक कि वो ठीक नहीं हो गए। ब्रिटिश सरकार ने यह भांप लिया था कि भविष्य में केशव ब्रिटिश सरकार के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए जब वो कलकत्ता आए थे तो उन पर गुप्त नज़र रखी जा रही थी। लेकिन केशव अपनी बुद्धि बल की सूचना देने वालों को पहचान लेते थे। एक बार एक मुखबिर, जिसका नाम गोपाल वासुदेव केतकर था, वह छात्र बनकर उनके कमरे में प्रवेश पा गया। जहाँ केशव रहते थे वो वहीं रहने लगा। एक मराठी होने के नाते उन्होंने शीघ्र ही महाराष्ट्र से आए अन्य छात्रों के साथ अपनी अच्छी तालमेल बैठा ली थी। केशव ने अपने साथियों को चेतावनी दी कि उनके सामने वो राजनीतिक चर्चाएं कदापि न करें, परंतु फिर भी उनमें से कई के भाव जो हैं वो निकल जाते थे और धीरे धीरे वो मुखबिर जो कि उनके कमरे में घुस गया था, जिसका नाम गोपाल वासुदेव केतकर था, उसके छल के वो शिकार हो गए। जून 1911 की बात में है, जब वो जेल से रिहा होने के बाद नारायण राय सावरकर यानी कि वीर सावरकर ने निर्णय लिया कि वो कलकत्ता की डॉक्टरी शिक्षा के लिए आएंगे। केशव को भी ये बात जब पता चली कि वीर सावरकर आने वाले हैं तो उनके अंदर बेहद उत्साह जा गया। लेकिन तभी उन्हें ये भी पता चला कि गुप्तचर केतकर उनके खिलाफ साजिशें रच रहा है। गुप्तचर केतकर को यह संदेश मिला होगा कि नारायण राव सावरकर पर नज़र रखे। एक दिन जब केतकर कहीं गया हुआ था तो केशव ने उसके सामान की तलाशी ली और एक ताज़ा चिट्ठी उनके हाथों लगी, जिसमें लिखा था NRS यहाँ आ रहा है, उस पर नज़रें रखो। केशव ने वह पत्र अपने दोस्तों को अपने दोस्तों को दिखाया और फिर उसे केतकर के सामान के अंदर वैसे ही रख दिया। लेकिन केशव ने अपने दोस्तों को ये भी समझाया कि केतकर को ये बिल्कुल मालूम नहीं होना चाहिए कि उन्हें इस बात की भनक लग गई है कि हम उन्हें पहचान चुके हैं और उसके इरादे क्या हैं। देश के स्वतंत्रता संघर्ष के पूर्ण रूप से डूबे हुए केशव को कक्षा में पढ़ाई के लिए पूरा समय नहीं मिलता था। इसके बावजूद वर्ष 1912 में केशव ने अपनी परीक्षा काफ़ी अच्छे अंक से सफल प्राप्त किए। रसायन शास्त्र में 72% तथा शरीर रचना विज्ञान में 65% उनको मिला था। अपने कलकत्ता प्रवास के दौरान केशव ने हिंदू समाज के टूटे मनोबल और बिखराव को सर्वप्रथम अनुभव किया, क्योंकि वहाँ एक प्रांत से आए छात्र दूसरे प्रांत के छात्रों को रक्ति भर भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें यह भान हुआ कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए चल रहा आंदोलन कितना असंगठित है और ऐसे में बिखर बिखर कर अगर ये लड़ाई लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हार का ही सामना करना पड़ता है। ऐसे में संगठित होना बेहद ज़रूरी है। जब वर्ष 1906 में लोकमान्य तिलक कलकत्ता प्रवास पर आए तो उन्होंने केशव गणेश उत्सव के सार्वजनिक समारोह शुरू किए। केशव ने उस समय सभी कॉलेज छात्रावासों में ऐसे आयोजन किए। तिलक को वर्ष 1908 में से 1914 तक मांडले जेल में कैद करके रखने से केशव अत्यधिक क्षुब्ध थे। जाने माने राष्ट्रवादी दादा साहेब खापड़े अक्सर मांडले जेल में तिलक से मिलने जाते थे। जब वे कलकत्ता आते थे तो केशव उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित कर तिलक के बारे में चर्चा करते थे। वीर सावरकर उस समय अंडमान जेल में कैद थे। केशव उनके बारे में भी बराबर जानकारी रखते थे। नारायण राव सावरकर को वीर सावरकर द्वारा लिखे गए पत्रों के माध्यम से, क्योंकि नारायण वीर सावरकर के भाई थे जो उस समय हॉस्टल में केशव के साथ रहते थे। बंगाल के विभाजन के उपरांत राष्ट्रीय आंदोलन में आए उफान में ब्रिटिश सरकार ने नृशंसता के साथ दबाना चाहा। अलीपुर बम मामले में हजारों बेकसूर लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उनमें से ज़्यादातर जेल में भेज दिए गए। सरकार ने साप्ताहिक युगांतर को बंद कर दिया और इस तरह से केशव के जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उस पर धीरे धीरे अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अथक प्रयास किए, लेकिन केशव हार नहीं माने और ना ही
वो केतकर से को बताए कि हाँ वो उन्हें समझ गए हैं। धीरे धीरे केतकर मुखबिर से उनके मुरीद हो गए और उनके साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। ये थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिनके व्यक्तित्व में समरसता थी, जो दुश्मनों को भी दोस्त बना लेते थे, लेकिन अपने मोटिव से, अपने लक्ष्य से कभी अडिग नहीं होते थे। आगे की कहानी भी हम बताते रहेंगे, क्या था उनका व्यक्तित्व और क्या क्या ऐसे दिलचस्प उनकी ज़िंदगी से जुड़ी बातें हैं, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन भी है, राष्ट्र का संयोजन भी है, स्वराज की कल्पना भी है, एकल भारत की एक सपना भी है और स्वतंत्र भारत का वो स्वच्छंद चाहत भी है। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे एक एक करके, छोटे छोटे टुकड़ों में। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा ये जानने के लिए कि संघ की परिकल्पना जब 1925 में की गई तो उस वक्त में क्या सोच थी, और संघ उसी सोच के साथ बड़े ही अनुशासन के साथ, उसी अनुशासित धैर्य के साथ जब आगे बढ़ा तो डॉक्टर हेडगेवार के जनजातीय कार्य को वनवासी आंदोलन में कैसे कन्वर्ट किया, वनवासियों की कैसे उन्होंने उत्थान के लिए काम किए, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए, इस देश को, इस राष्ट्र को के निर्माण में क्या भूमिका आरएसएस की रही। जब जब हिंदुत्व पे खतरा आया, आरएसएस ने किस तरह से अपने आप को न्यौछावर किया, और जब बात देश की आती है तो सर्वप्रथम भारत माता होती है, उसके लिए पूरी ज़िंदगी समर्पित होती है। इस ध्येय के साथ कैसे आरएसएस चल पड़ता है, लेकिन जब आपदा आती है तो वो ये नहीं सोचता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन दलित है। आरएसएस बस सेवा भाव में जुड़ जाता है। सामाजिक समरसता, देश एकल रहे, एकजुट रहे, प्रेम भाव, सौहार्द बना रहे, इसके लिए कई तरह के कार्य करता है। ये डॉक्टर हेडगेवार का सपना था, जिसे आज आरएसएस साकार रहा है। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था कि संघ को मैंने बना दिया, लेकिन मैं खुद भी नहीं समझ पाऊंगा, मेरी कितनी ज़िंदगी भी इसमें गुजर जाए, संघ को समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए जो लोग संघ को लेकर के प्रोपागेंडा एजेंडा चलाते हैं, उन्हें पहले संघ को समझना चाहिए, संघ में रहना चाहिए, और उसके बाद, समझने के बाद, वो अगर अपनी बातों को लोगों के सामने रखें तो शायद ज़्यादा तथ्यात्मक होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।